जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको 4 जून 2025 का इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स पढ़ाने आया हूं। आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं 1274 नंबर की क्लास देख रहे हैं। लगातार 1274 दिनों से मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं और ये करंट अफेयर्स भारत के हर एग्जाम्स के लिए है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो सबसे पहले मैं जो आरसीबी के फैंस हैं उन सभी को बधाई देता हूं, जो विराट कोहली के फैंस हैं उन सभी को मैं बधाई देता हूं। कल आईपीएल का मैच खत्म हुआ और यहां पर फाइनल में आईपीएल में आरसीबी चैंपियन बनी। लगभग 17-18 साल के बाद वो यहां पे चैंपियन बनी है। तो संघर्ष बड़ा रहा है। विराट कोहली का एक बड़ा सपना था, एक बड़ा ड्रीम था कि उनकी टीम और जो बहुत सारे विराट के जो फैंस हैं वो यहाँ पर वो एक बार जीते, तो इस बार कप उनको मिल गया है। तो बहुत बहुत बधाई आरसीबियंस, आपने खूब खेला, खूब अच्छा खेला। और श्रेयस अय्यर को भी बधाई, क्योंकि आखिरी समय तक उन्होंने फाइट किया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और आपके लिए मोटिवेशन थॉट। हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। तो आप सभी के अंदर एक ऐसा थॉट प्रोसेस होना चाहिए जो बहुत ही मजबूत है। देखो, एक बात सच है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तो आपको मन से बहुत मजबूत होना पड़ेगा। ये जो गेम है ना, ये मेहनत का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है। तो आपको मन से बहुत मजबूत होना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, कंडीशन कितनी भी बुरी हो जाए, क्योंकि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है वो हमें नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है, पर हमें हार नहीं मानना चाहिए। कभी न कभी तो हमारा किस्मत का दरवाजा, मेहनत का दरवाजा खुलेगा। आइए देखते हैं आज का सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से यूएनजीए कहते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में इसका 80 नंबर का सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 80th नंबर सेशन का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। ये है एनालेना बैरबॉक। क्या नाम है इनका? एनालेना बैरबॉक। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आप मेरे पीछे ये यहां पर देख सकते हैं, ये जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। एनालेना बैरबॉक को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 80 नंबर के सेशन का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। ये होता क्या है यूएनजीए, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, पूरा डिटेल से, सरल भाषा में। तो यहां पर ये पश्चिमी यूरोपीय समूह से सबसे पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है जो वेस्टर्न यूरोपियन ग्रुप से हैं। क्लियर है? तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये एनालेना बैरबॉक यूएनजीए को लीड करने वाली 5th महिला है और इनका कार्यकाल यहां पे सितंबर 2025 से स्टार्ट होगा। और महासभा की जो अध्यक्षता होती है, हर साल अलग अलग क्षेत्र के लोग यहाँ पर देते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाती है, अलग अलग ग्रुप्स में उनको बांटा जाता है। लगभग उस रीजन से, उस क्षेत्र से, उस देश से उनको यहाँ पे लाया जाता है, यूएनजीए की जिम्मेदारी दी जाती है। तो इस बार पश्चिमी यूरोपीय और अन्य समूह जो है WEOG को यहाँ पे मौका दिया गया है। वेस्टर्न यूरोपियन और अदर्स ग्रुप है, उनको मौका दिया गया, उनमें से एक व्यक्ति को चुना गया। इनका नाम है एनालेना बैरबॉक। अब बात करते हैं दोस्तों यूएनजीए की। तो यूएनजीए को यहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यूएनजीए जो है इसे मिनी पार्लियामेंट कहते हैं वर्ल्ड का। इसमें 193 मेंबर्स हैं। दुनिया भर के जितने भी देश हैं वो यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और ग्लोबल मुद्दों पे चर्चा करते हैं। इसमें वोटिंग होती है। इसे कहा जाता है वर्ल्ड्स मिनी पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और जितने भी देश हैं उन सभी को इक्वल वोटिंग राइट्स दिया जाता है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र के गठन के साथ इसका गठन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। अब देखिए, जान लेते हैं कि यूएनजीए का फंक्शन क्या है। तो यूएनजीए का फंक्शन है दुनिया में शांति बहाल करना और सिक्योरिटी पर चर्चा करना। जितने भी नए सदस्य देश इसमें शामिल हो सकते हैं उनको शामिल करना और पॉलिसीज बनाना। संयुक्त राष्ट्र के बजट की मंजूरी देना भी यूएनजीए का काम होता है कि कहां पे दुनिया में कहां पे कितना खर्च होगा, कहां पे कौन कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं, यूएनजीए इसमें डिसाइड करता है। यूनाइटेड नेशन जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है दुनिया में पीस, सिक्योरिटी और सहयोग को बढ़ावा देना। अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो ये इन सभी मोर्चों पर विफल रहा है।
आप चाहे रशिया यूक्रेन के मुद्दे को देखें, या फिर आप देखिए मिडिल ईस्ट में बहुत डिस्टर्बेंस है, जहां पे इजराइल, गाजा, फिलिस्तीन, इन सब के बीच में आपस में वॉर चली रही है। तो यूनाइटेड नेशन जहां पे शांति स्थापित करनी चाहिए थी, इसमें पूरी तरीके से यूनाइटेड नेशन फेल है। तो 24 अक्टूबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना करी गई थी, और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। जो सूडान देश है वो 193 नंबर का सदस्य देश है, जो आखिरी देश में जुड़ा। इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंग होते हैं। एक जो मैं आपको बता रहा हूं, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। दूसरा सुरक्षा परिषद मतलब सिक्योरिटी काउंसिल है। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसे बोलते हैं। चौथा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। पांचवा है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, यानी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। और आखिरी है न्यास परिषद, काउंसिल ऑफ ट्रस्टीज। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में लॉन्च किया गया भारत जेन। भारत जेन क्या है जो अभी भारत जेन को लॉन्च किया गया? तो भारत जेन एक प्रकार से भारतीय भाषाओं के लिए स्वदेशी एआई मॉडल है, एक इंडिजिनियस एआई मॉडल है इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। ठीक है, तो जो भारतीय भाषाएं हैं उनके लिए एआई मॉडल यहां पे लॉन्च किया गया, इसका नाम है भारत जेन। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसका शुभारंभ यहां पर किसने किया है? हमारे भारत के वर्तमान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संभाल रहे हैं जितेंद्र सिंह। ये न्यू दिल्ली में इन्होंने इसकी शुरुआत करी है। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ये आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि इसको किसने बनाया है, तो आईआईटी बॉम्बे ने इसे डेवलप किया है। तो जितनी भी इंडिजिनस लैंग्वेज है, ठीक है, भारतीय भाषाएं हैं, तो उसको पूरी तरीके से डेवलप किया जाएगा ताकि उसको आसानी से समझा जा सके। दूसरे जो भाषा के लोग हैं जो दूसरी भाषाओं को नहीं समझ सकते हैं, तो वो आसानी से इस एआई मॉडल का यूज करके भारतीय भाषाओं से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें 22 भारतीय भाषाओं को समझा जा सकता है। हमारी 8वीं सूची है, 8 शेड्यूल है, वहां पे आपको 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो इसमें 22 भाषाओं को समझा जा सकता है। टेक्स्ट, आवाज, तस्वीर को पहचानने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो भारतीय भाषाओं में एआई टेक्निक को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए इसको यहाँ पे बनाया गया है। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो ठीक जैसी ही क्लास खत्म होगी 15 मिनट बाद आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन पर। आप एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाइएगा, जहां पर अर्जुन जोस फाउंडेशन बैच भी मिलेगा। डेली करंट अफेयर्स में जाएंगे तो आपको इस क्लास की बैच जो इस क्लास का पीडीएफ है वो हर एक दिन का, पिछले कई महीनों का, पिछले कई दिनों का आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी देख लीजिएगा। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप ये कर लीजिए ताकि रेगुलर हमारा आपका कनेक्शन बना रहे। ये टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर, आप इसे फॉलो करते रहिए। दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं स्टडी रिलेटेड हेल्प के लिए। आप इसे सेव कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत 18वीं सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की टुकड़ी किस देश अभी भेजी गई है? तो 18 नंबर की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अभी भेजी गई है यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन के लिए, शांति स्थापित करने के लिए। तो इन्हें कांगो भेजा गया है। कहां पे भेजा गया है? कांगो भेजा गया है। कहां पे भेजा गया है? कांगो। ध्यान में रखिएगा। अब समझते हैं क्या है यूनाइटेड नेशन शांति मिशन। तो हमारे जो कमांडेंट हैं वो है कैलाश सिंह मेहता। वो उनकी लीडरशिप में यहाँ पर हमारी जो बीएसएफ की 18वीं सीमा सुरक्षा बल है कांगो में भेजी गई है, जो कि अफ्रीकन कंट्री है। वहां पे जगह बेनी है। तो संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन के लिए हमने यहाँ पे भेजा है, रवाना किया है। हमारी 18वीं बीएसएफ टुकड़ी में टोटल 160 लोग हैं जो वहां पे भेजे गए हैं। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि इन्हें क्यों भेजा गया है। तो आप जब कांगो देखेंगे तो वहां पे हालात थोड़ा बिगड़ा हुआ है। वहां पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब आपस में आर्मी के लोग ही आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और यहाँ पे लगातार विस्थापन हो रहा है। बहुत सारे लोग वहां से जा रहे हैं, ठीक है, आर्म फोर्स में आर्म कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान अभी रिसेंटली में आप मेरे पीछे 2 ऐसे व्यक्ति देख रहे हैं जिनको अवार्ड दिया गया है, अमिताभ झा और दूसरे हैं संजय सिंह। इनको मिला हैमर शोल्ड मेडल दिया गया है। तो जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में बेहतरीन काम करते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। दुनिया भर के अनेक देशों से जो सैनिक होते हैं जाते हैं। हमारे भारत से बहुत
एक्टिव होकर के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, उन सभी सैनिकों को भेजा जाता है। दोस्तों 29 मई को हम एक इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया था, और ये है कौन सा डे? अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाते हैं। अब आइए यहाँ पे लोकतांत्रिक गणराज्य कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य की लोकेशन को देख लेते हैं। तो ठीक आप यहाँ पे बीच में एक बड़ा सा कंट्री देख रहे हैं जो कि अफ्रीका के ठीक बीच पे है। साउथ सुडान, युगांडा, रवांडा, तंजानिया, जाम्बिया, अंगोला, यहां पर आप देखते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये आप देख पा रहे हैं अगल बगल इसके सारे देश हैं। तो ये कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य एक जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उस पर एक देश है। इसकी कैपिटल किंशासा है और अध्यक्ष इसके फेलिक्स त्सेसेकेदी। जूडिथ सुमिनवा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ पर देखिए तो कॉन्गो लेस फ्रैंक यहाँ की करेंसी है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब बात करें कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में स्थापित हुआ है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मिशन को मंजूरी देता है। और यहाँ पे कई देशों के जो हमारे सैनिक हैं, जैसे हमारे देश के सैनिक हैं और पुलिस बल है, इसमें शामिल होते हैं। वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट होता है, जो वहाँ पे लड़ाइयाँ होती है, उसको शांत कराने का काम करते हैं और वहाँ पे शांति स्थापित करते, उस रीजन को स्टेबल करने का प्रयास करते हैं। 1950 से शांति मिशन में भारत का कंट्रीब्यूशन रहा है और लगभग अभी बात करें तो 55 से ज्यादा जो जवान हैं अलग अलग मिशन में तैनात किए गए हैं यूनाइटेड नेशन मिशन में। अब तक 175 भारतीय जो है वो शहीद भी हो गए इस कार्यक्रम में। ठीक है, इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर शांति बनाए रखना, लोगों की सुरक्षा करना, ये इसका मकसद है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। दोस्तों 3 क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछे, तो उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। तो पहला प्रश्न था मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो ये किडनी है और हार्ट पंपिंग करने का काम करता है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। जल का घनत्व अधिकतम कहां पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। जो वाटर की डेंसिटी होती है सबसे मैक्सिमम होती है। अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? और भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आप सभी कमेंट बॉक्स पे दीजिए। आइए देखते हैं चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। कारोल नवरोकी ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव हाल ही फिलहाल में जीता है? तो कारोल नवरोकी ने रिसेंटली में पोलैंड का चुनाव जीता है। किस देश का? पोलैंड देश का चुनाव अभी जीता है। आप यहां पर देख सकते हैं पोलैंड में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए तो कारोल नवरोकी यहां के नए राष्ट्रपति बनेंगे। इन्होंने राफाल ट्राजास्कोवस्की को हराया है। तो अभी बात करें नवरोकी की, तो जो हम अमेरिका के 47 नंबर के राष्ट्रपति हैं जो कि रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और यहां पर आप देखें तो नवरोकी जो है, ये जो प्रेजेंट में राष्ट्रपति है अंद्रेजा डूडा, ये उनकी जगह पर आएंगे। इनका कार्यकाल 6 अगस्त को समाप्त हो रहा है अंद्रेज डूडा का। उसके बाद नवरोकी आ जाएंगे। हम बात करें पोलैंड कहां पर है, तो पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पे लोकेशन को देखिए आप, तो आप यहाँ पे पोलैंड देख रहे हैं, तो पोलैंड के इधर आपको जर्मनी देखने को मिलेगा, इधर आपको रशिया का एक हिस्सा लिथुआनिया, बेलारूस आपको देखने को मिलेगा, यूक्रेन, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, ऊपर बाल्टिक सी है, इधर स्वीडन है, इधर डेनमार्क आप देख सकते हैं। तो पोलैंड की जो कैपिटल है वो वार्सा है। पोलैंड में जो करेंसी का इस्तेमाल होता है वो ज्लॉटी है और प्रधानमंत्री है यहाँ के डोनाल्ड टस्क। और ये नॉर्थ में देखें तो बाल्टिक सी से ये घिरा हुआ है, मैं आपको लोकेशन में बता चुका हूं। पोलैंड की बात करें तो दुनिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी उनमें से एक इकोनॉमी जो है वो पोलैंड की है। हालांकि दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था है। और दोस्तों ये पोलैंड जो है नाटो का मेंबर भी है। नाटो में टोटल 32 सदस्य हैं। अभी रिसेंटली में फिनलैंड और स्वीडन इसमें शामिल हुए हैं। नाटो की स्थापना 1949 में हुई है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, नाटो एक सैन्य संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, जो कि खासकर रशिया के खिलाफ बनाया गया था और यूक्रेन भी इसमें शामिल होना चाहता था। तो रशिया ने देखा अगर यूक्रेन शामिल हो जाएगा तो उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी, इसीलिए रशिया ने पोलैंड पर अटैक किया था। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन जो आप सभी के स्क्रीन पर रहा। एशियाई की 2024 की एक एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग जारी की गई है।
इसमें एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व के शीर्ष 10 एयरपोर्ट में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय एयरपोर्ट कौन सा बन चुका है जो टॉप 10 एयरपोर्ट में आता है? तो इसका नाम है दिल्ली इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई ने एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट के द्वारा 2024 की एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग यहां पे जारी की। उसमें एकमात्र भारतीय एयरपोर्ट है आईजीआई, जिसे कहते हैं इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, इसको यहां पे शामिल किया है। तो ये 10वां स्थान प्राप्त करता है। जो टॉप 3 एयरपोर्ट है उसमें पहले नंबर पे दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आता है, जो कि यूएई में है। दूसरा है संघाई पुडोंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि चाइना में है। और तीसरा हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कतर में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, बात यहाँ पे सूचकांक की गई है, तो रैंकिंग की गई है। तो आइए जान लेते हैं कि भारत का क्या रैंकिंग है अलग अलग इंडेक्स में। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारा स्थान 151 है और पहले स्थान पे नॉर्वे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे हमारा स्थान 130 है, पहले स्थान पे आइसलैंड है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की हमारी 4थी प्लेस है, हमने अभी रिसेंटली में जापान को पीछे छोड़ा है। विश्व खुशहाली सूचकांक में हम 118वें स्थान पर हैं, पहले स्थान पे फिनलैंड है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में हमारा स्थान 14 है, पहले स्थान पे बुर्किना फासो है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक पे पहले स्थान पे डेनमार्क है, हमारा स्थान 96 है। दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में कोविड-19 से संबंधित फैक्ट्स को यहां पे डिस्कस करेंगे। जो कोविड-19 निर्माता कंपनी रही है उन सभी को यहां पे चर्चा करेंगे। तो जो कोवैक्सीन है किसने बनाया है? तो कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर के बनाया है। कोविशील्ड जो आपको लगाई गई थी, कोवैक्सीन भी लगाई गई थी, सीरम इंस्टीट्यूट और आईसीएमआर ने मिलकर के इसे बनाया था। कोवोवैक्स को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया, इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। कोर्बोवैक्स को बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने बनाया, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। जाइकोव डी, तो ये जाइडस कैडिला ने बनाया है, अहमदाबाद में है। इनकोवैक भारत बायोटेक ने बनाया है। एनोकोवैक्स को आईसीआर एनआरसी ने मिलकर के इसे तैयार किया है। और रूस की जो स्पुतनिक है 5, इसे गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है, जो रशिया में आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखते हैं। खीर भवानी मेला किस मंदिर में आयोजित किया गया है? खीर भवानी मेला हैज बीन हेल्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेंपल? तो खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में होता है, लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस मंदिर में इसको आयोजित किया गया। तो माता रगन्या देवी मंदिर आपको ध्यान रखना है। माता रगन्या देवी मंदिर में खीर भवानी मेला यहां पर होता है। तो आप ये टेंपल देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक गांव है तुलमुला गांव, वहां पर माता रगन्या देवी मंदिर है, जहां पे हर साल उत्सव खीर भवानी मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये 3 जून से मेला शुरू हुआ, कल से स्टार्ट हुआ है खीर भवानी मेला। नाम से स्पष्ट है, जहां पे श्रद्धालु जो है देवी को खीर का प्रसाद चढ़ाते हैं और इसी वजह इसका नाम जो है खीर भवानी पड़ा है। यहाँ पर कश्मीरी हिंदू आपको देखने को मिलेंगे जो अपनी कुल देवी को पूजते हैं और उनके लिए समर्पित ये खीर भवानी मेला है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने किया तो 1912 में, बाद में महाराजा हरि सिंह ने इसका वापस रीनोवेशन कराया, इसे रिकंस्ट्रक्ट कराया। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखते हैं। भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसेना बल EUNAVFOR इसका संयुक्त अभ्यास कहां पे आयोजित किया गया है? एक ज्वाइंट एक्सरसाइज हुआ है इंडियन नेवी का और यहां पे यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्सेस का। तो ये कहां पर हुआ है? हिंद महासागर में हुआ है, जिसे इंडियन ओशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारी भारतीय नौसेना यूरोपीय जो संघ नौसेना है उन्होंने मिलकर के अभ्यास किया 1 जून से लेकर 3 जून के बीच में हिंद महासागर। हिंद महासागर आपको कहां पे देखने को मिलेगा? तो आपको पता है कि ये जो भारत है हमारा, इसके दक्षिण में आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा, श्रीलंका की तरफ, इंडोनेशिया के नीचे। तो इसका उद्देश्य क्या है? हमें अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करना है, हमें अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। क्लियर है? तो यूरोपीय संघ नौसेना बल का इतालवी जहाज एंटोनियो मार्सिग्ला और स्पेनिश जहाज रीना सोफिया, इसने पार्टिसिपेट किया इस अभ्यास में। अब दोस्तों बात यहां पे एक्सरसाइज की आई है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पढ़ा देता हूं। तो भारत उज्बेकिस्तान के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसे डस्ट लीग बोलते हैं। भारत अमेरिका के बीच में जो एक्सरसाइज है वो टाइगर ट्रम्प है, चौथा अभ्यास हुआ है। भारत और रशिया के बीच में इंद्र अभ्यास होता है, 14th एडिशन हुआ है। प्रचंड अभ्यास जो है ये भारतीय सेनाओं के बीच में होता है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखते हैं।
ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया गया, तो ये किस देश में आयोजित किया गया अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन? इनमें से कौन सा देश है जहां पर यह सम्मेलन किया गया है? तो ये सम्मेलन तजाकिस्तान में हो रहा है। कहां पे? तजाकिस्तान में ग्लेशियर के संरक्षण के लिए यहां पे सम्मेलन किया जा रहा है। तो ये जगह है तजाकिस्तान में दुशानबे। आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार जो बर्फ है वो पिघल रही है, और उससे क्या हो रहा है कि बर्फ पिघल रही है तो लगातार समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, और वो समुद्र का पानी देशों के तटों में घुस रहा है। आने वाले समय में जो लगातार, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस अगले 5 सालों में ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये एक चिंता का विषय है। तो कैसे से हम यहाँ पे रोके, कैसे हम इसे खत्म करें, इन सभी मुद्दों पे चर्चा की जाएगी कि बर्फ ना पिघले। तो इस सम्मेलन में हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह, तो भारत की तरफ से वहां पे मौजूद हैं, रिप्रेजेंट करेंगे। ग्लेशियर क्या होता है? तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं बर्फ के टुकड़े होते हैं जो एक, आप कह सकते हैं 2-3 जिलों के बराबर होते हैं। बहुत बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं। हर साल जो है जब बर्फ गिरती है तो एक ही जगह पे ये इकट्ठा हो जाते हैं धीरे धीरे, और ये बर्फ दब करके ठोस ग्लेशियर बन जाते हैं। ठीक है। रिसेंटली में दोस्तों अब इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ा देता हूं। तो अर्जेंटीना में पेरितो मोरेनो ग्लेशियर है। तो ये अभी रिसेंटली में टूट गया है। बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा था जो पटना शहर के बराबर था। जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल में याला ग्लेशियर 2040 तक विलुप्त हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट में बताया गया है। 21 मार्च को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ग्लेशियर डे मनाते हैं। ठीक है। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जो कि आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा, सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर है। दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष नामक पुस्तक को किसने लिखा है? Who authored the book titled इंदिरा गांधी and the years that changed India? तो इस बुक को श्रीनिवास राघवन ने लिखा है। किसने लिखा है? श्रीनिवास राघवन ने इस बुक को लिखा है। आइए जानते हैं इस बुक के बारे में। तो आप ये बुक देख सकते हैं, इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया। तो इस बुक को श्रीनिवास राघवन ने लिखा है। इसमें बताया गया था कि 1976 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसके बारे में पूरा यहाँ पे एनालिसिस किया गया। पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि इससे भारत पर क्या असर पड़ा और वर्ल्ड लेवल पे क्या असर पड़ा। तो ये सारी बात इसमें बताई गई हैं। तो ये बुक इंदिरा गांधी के शासनकाल को बताती है। उस समय जो बहुत सारी पॉलिटिकल इवेंट्स हुई हैं उसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक जो इमरजेंसी था लागू था, और यहाँ पे इसे भारत का जो ब्लैक डे कहा जाता है। कई लोग कहते हैं ये संविधान हत्या दिवस भी मनाई जाती है। आप मेरे पीछे एक राष्ट्रपति देख रहे, फखरुद्दीन अली अहमद। तो जब आपातकाल लगाया गया था उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। और 25 जून को दोस्तों संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा करी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अब बहुत सारी ऐतिहासिक और आत्मकथाएं हैं जो आपके एग्जाम पूछी जा सकती है। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री थे। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक इन्होंने लिखी है। ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने लिखी है। नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी है। एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर लिखी है। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एनी फ्रैंक ने लिखी है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की बुक है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बराक ओबामा ने ये बुक लिखी है। दोस्तों आप सभी अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को आज ही ज्वाइन करें। तो काफी बच्चे इसमें एनरोल हो रहे हैं। आप नए बच्चे रोज हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको बताना हमारी जिम्मेदारी है कि स्टैटिक जीके को कैसे बेहतरीन तरीके से आप इतनी कम कॉस्ट में पढ़ सकते हैं। तो आप इस बैच को आज ही एनरोल करिए, जा करके डेमो देखिए। आपको 11 सब्जेक्ट में आपको पढ़ा रहा हूं भारत के हर एग्जाम्स के लिए 2 साल की वैलिडिटी के साथ। कूपन कोड अर्जुन 500 यूज करिएगा। इसमें आप ये नंबर दिया गया है। आप रेगुलर बाइलिंगुअल क्लास, रिकॉर्डेड सेशन, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सारे फैसिलिटीज आपको इस बैच में मिलते हैं। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाइएगा, वहां पर आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा। आप वहां पर के कूपन कोड 500 यूज करिएगा। ठीक है। तो आपको उसमें 500 रुपए का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। किस फुटबॉल क्लब ने 2024-25 का यूएफा चैंपियंस लीग जीत लिया है?
तो इसका नाम है पेरिस सेंट जर्मन। पेरिस सेंट जर्मन ने अभी हाल ही फिलहाल में दोस्तों इन्होंने क्या जीता है, तो 2024-25 का यूएफा चैंपियंस लीग जीता है। तो ये फ्रांस का क्लब है पेरिस सेंट जर्मन, नाम से स्पष्ट है फ्रांस की कैपिटल जो है वो पेरिस है। तो पहली बार इन्होंने यूएफा चैंपियंस लीग जीती है। तो फाइनल मुकाबला जर्मनी के म्यूनिख में हुआ था और इन्होंने जीता है। तो पेरिस सेंट जर्मन ने किसको हराया, इंटर मिलान को हराया है। इनको हरा करके यहाँ पे इस चैंपियन को जीता है। फ्रांस की जो पहली टीम बनी जिसने ऐसी उपलब्धि यहाँ पे हासिल करी है, पेरिस सेंट जर्मन, पीएसजी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब बात करते हैं यूएफा के बारे में। तो यूएफा का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे 15 जून 1954 को स्थापित किया गया। और जो फुटबॉल के गेम्स होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम यूएफा का होता है। तो यूरोप के 55 देश के राष्ट्रीय फुटबॉल संघ हैं, जिसमें इजराइल भी है इसमें शामिल, जो कि एशियाई देश में है। वैसे तो सारे यूरोप के देश हैं मोस्टली। मुख्यालय न्यून स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष है अलेक्जेंडर सेफरी। क्वेश्चन नंबर 11 आई देखते हैं। वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके अध्यक्ष तीसरी बार किसे चुना गया है? तो इनका नाम है विटोल्ड बाका। क्या नाम है इनका? विटोल्ड बाका नाम है। तो विटोल्ड बाका मेरे पीछे आप देख सकते हैं, थर्ड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी के, वाडा के अध्यक्ष चुने गए हैं। और यांग वापस से क्या बने, वाइस प्रेसिडेंट, फिर से उपाध्यक्ष यहाँ पे चुने गए हैं। तो वाडा जो है 1999 में स्थापित हुआ है, कनाडा मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है और ये डोपिंग को रोकने का काम करता है। डोपिंग क्या होता है कि एक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि एथलीट के परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं, पर उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। इससे स्पोर्ट्समैनशिप भी प्रभावित होती है। इसलिए दोस्तों वाडा और नाडा ये एथलीट्स को ऐसे प्रतिबंधित ड्रग्स को इस्तेमाल करने से रोकते हैं। क्लियर है? इसीलिए बैन भी लगाया जाता है। आपने बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम सुना होगा। आज का आखिरी प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा बन गया, जो सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, लोन दे रहा है? ठीक है, यहां पे ये जो देश है जर्मनी है, ये देश जर्मनी है। ठीक है, तो जर्मनी ने लगभग 34 साल के बाद जापान को पीछे छोड़ दिया, दुनिया का सबसे बड़ा यहां पे लैंडर बन गया है। तो जापानी येन के मुकाबले यूरो में 5% की वृद्धि देखी गई है। जर्मनी की जो करेंसी है वो यूरो है, जापान की जो करेंसी है वो येन है। तो जर्मनी की जो विदेश संपत्ति है उसका मूल्य यहाँ पे बढ़ गया है और उनकी करेंसी मजबूत हो गई है। तो यहाँ पर बात करें तो जापान का शुद्ध बाहरी संपत्ति जो लोन में दिया गया वो 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। जर्मनी का 3.9 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, बाहरी संपत्ति यहाँ पे आंकड़ा जो है वो लिया गया है। जर्मनी यहाँ पर देखें तो जर्मनी की लोकेशन आपको यूरोप में देखने को मिलेगी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। बगल में पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है। ऊपर आपको डेनमार्क देखने को मिलेगा। यहाँ पे बाल्टिक सागर है, यहाँ पे नॉर्थ सी है। ठीक है, चलिए, तो जर्मनी जो कैपिटल है वो बर्लिन है। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर यहाँ के प्रेसिडेंट है। यूरो यहाँ की करेंसी है। ठीक है, तो जर्मनी जो है यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश आता है। ये सारे मैंने आपको पड़ोसी देशों के नाम बताए हैं, डेनमार्क, पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, जो जर्मनी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ठीक है, ओके, तो आपने 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल से पढ़ा। दोस्तों अब बारी है यहाँ पर ट्रिपल आर की, जहां पर आप मई महीने को करंट अफेयर्स को रिवाइज करोगे। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। इंडिया स्टील 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? मुंबई में। हाल ही में किस एयरपोर्ट को हरित पहल के लिए प्लैटिनम पुरस्कार दिया गया है? तो प्लैटिनम पुरस्कार किसको मिला है? हाल ही में हुबली एयरपोर्ट को मिला है। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? तो फिलीपींस को दूसरा बैच भेजा गया है। ब्रह्मोस को भारत और रशिया ने मिलकर के बनाया है। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 जारी किया गया, तो किसने जारी किया इस रिपोर्ट को? तो इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया। हिंद महासागर पोत सागर मिशन के तहत आईएनएस सुनैना ने किस देश का दौरा किया है? तो अभी रिसेंटली में मोजाम्बिक का दौरा किया है। आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर देते चलिए। देखिए 3 जून के करंट अफेयर्स का रीजन करेंगे, जो करंट अफेयर्स कल आप सभी ने पढ़ा था। लुइस मॉन्टेनेग्रो किस देश के वापस से प्रधानमंत्री बने हैं? तो वापस से लुइस मॉन्टेनेग्रो पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर बने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने घाटमपुर
ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया है? तो कानपुर पे किया है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81 नंबर की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो ये जो बैठक है ये कहां पर हुई है? न्यू दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली में। सैंटियागो पेना किस देश के राष्ट्रपति जो भारत की अपनी पहली यात्रा पर आए हुए हैं? तो सैंटियागो पेना जो है पैराग्वे के राष्ट्रपति हैं। तीसरा, लेवेंडर महोत्सव 2025 कहां पे आयोजित किया गया? तो लेवेंडर फेस्टिवल कहां पर होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। कहां पे? जम्मू कश्मीर में। कर्नाटक में तंबाकू खरीदने की जो कम से कम उम्र है वो 18 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 18 वर्ष से इसे 21 वर्ष कर दिया गया है। भारत का AI विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में AI विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया है? तो वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहां पर स्थापित की गई है? तो ये दिल्ली में स्थापित की गई है। थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? भारत इसमें 8 मेडल जीते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए MD कौन बनाए गए हैं? तो यूनियन बैंक ऑफ MD के नए MD आशीष पांडे बने हैं। दोस्तों यहाँ पे ल्यूसेंट जीके में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। विधानसभा में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था? राजीव गांधी थे उस समय देश के प्रधानमंत्री और ये 52वां संविधान संशोधन था जो कि 10वीं सूची में 1985 में शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है? तो ये अनिवार्यता समाप्त की गई 11वां संविधान संशोधन करके 2021 CHL में क्वेश्चन पूछा गया है। 1961 में संविधान संशोधन किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निर्धारित करेगी कि 545 ही आपकी संख्या रहेगी? तो ये जो संविधान संशोधन था ये 31वां संविधान संशोधन था, 1973 में किया गया था। क्लियर है? आज का सवाल है कारोल नवरोकी ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? आपको उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। और प्यारे साथियों आपको एक तस्वीर दिख रही, पहचान करना है ये तस्वीर किस व्यक्ति की, किस पर्सनालिटी की है। आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे जो है डेली करंट अफेयर्स में जाएंगे। टेस्ट पास है जहां पर आप बहुत सारे अनलिमिटेड एग्जाम्स के टेस्ट को लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है। दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, आप जो है अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को आज ही ज्वाइन करें। देखिए जो बुक है ऑब्जेक्टिव बुक जो आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो इस ऑब्जेक्टिव बुक का पेज बाय पेज टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप इस टेस्ट को भी अटेम्प्ट करिए। और थ्योरी और MCQ दोनों में बुक है जहां पर आप 4650 प्लस MCQ प्रैक्टिस करोगे। 63 चैप्टर्स में बटा हुआ है। तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जहां से आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, अपने घर तक मंगवा सकते हैं। दोस्तों आप यहां पर कंप्लीट 2024-2025 का पैकेज को भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और आप जो है ये मई महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं टॉप 150 MCQ के साथ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाय बाय। आज का दिन आपका बहुत ही शानदार हो और बहुत सारे जो एग्जाम के सवाल हैं जो आ सकते हैं उन सभी पे आज चर्चा भी करेंगे। मिलते हैं दोपहर के सेशन में।